दिन है नया, बात है पुरानी, अपर सर्किट की वही पुरानी कहानी। दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। और जो दूसरा पार्ट है, जो आपका फेवरेट, आपका पसंदीदा सेगमेंट है, वहाँ जो आपके शेयर्स हैं उनकी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, NISM सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स। तो दोस्तों, चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने एक सवाल पूछा था, मैंने सोचा इसकी जो डिस्कशन जरूरी है यहाँ पर कि सर कल एक ब्लॉक डील हुई थी, तकरीबन 2.62 करोड़ की ब्लॉक डील एक हुई थी। तो क्या सर ब्लॉक डील का क्या मतलब निकालें, इसका क्या अर्थ होता है? क्योंकि आपको पता है कि ब्लॉक डील जो होती है वो नॉर्मल ट्रेडिंग से हट के होती है। जैसे हम आप ट्रेडिंग कर रहे हैं लैपटॉप पे या कंप्यूटर या मोबाइल पे ऑर्डर पंच कर रहे हैं और वहां ट्रेडिंग हो रही है। ये जो ब्लॉक डील होती है ये दो पार्टीज के बीच में होती है। जब दो पार्टी एग्री करते हैं कि हम इस प्राइस पे खरीदने को तैयार हैं, दूसरा बोलता है हम इस प्राइस पे बेचने को तैयार हैं, तो एक प्राइस पर ब्लॉक डील होती है। वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं, शुरुआती आधे घंटे में ही होती है, ऐसा मुझे पता है। तो ये ब्लॉक डील का यही नियम है। तो एक बायर है तो एक सेलर है। तो ब्लॉक डील की अहमियत ऐसे तो ज्यादा नहीं है, लेकिन ब्लॉक डील की अहमियत तब ज्यादा हो जाती है जब वो बड़े लेवल्स पर आती है। जैसा आपको याद ही होगा कि हमने चर्चा की थी ब्लॉक डील की 26-28 के सपोर्ट के आसपास। आपको याद होगा जहां से पूरा बेयर मार्केट आलोक इंडस्ट्रीज का घूम गया था, लोअर सर्किट का दौर खत्म हो गया था और अपर सर्किट की जो शुरुआत हुई थी यहीं से, यहां से अभी तक 60% 50% के आसपास भाग चुका है। हमने प्रॉफिट भी बुक किया है 35 के लेवल के आसपास। काफी लोगों ने, पर्सनली मैंने भी कॉस्ट निकाल लिया है और बाकी हम इस पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपना बस प्रॉफिट या फिर कॉस्ट निकाला है, बाकी लोगों ने। तो अब ये जो 26-28 का जो जोन है, यहां से जो सपोर्ट लेके घूमा था, आपको याद होगा उस समय एक ब्लॉक डील हुई थी और बड़ी ब्लॉक डील हुई थी। ठीक से मुझे वैल्यू याद नहीं है, लेकिन शायद मुझे लगता है 10 करोड़ के आसपास की कुछ हुई थी। थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, मेरे को थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन, लेकिन एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी। और मैंने कहा था कि ब्लॉक डील जब सपोर्ट के आसपास हो और जो प्राइस बैंड जो होता है ऊपरी लेवल पर ब्लॉक डील हो, तो वो बहुत शुभ संकेत होता है। जैसे कि मान लीजिए 26-28 का जो सपोर्ट था, यहाँ से घूमा था, तो उस दिन मान लीजिए 27 के भाव पर बंद हुआ और उस भाव पे अगर ब्लॉक डील हुई हो, इसका अर्थ है बायर वो सेलर से ऊपर के भाव में भी लेने को तैयार है। तो जब ब्लॉक डील 26-28 के हमारे सपोर्ट से हुई थी, तो इसका क्या परिणाम देखने को मिला वो तो आपने देखा। लेकिन अगर ब्लॉक डील वो नॉर्मल जगहों पर हो, मतलब कोई बड़ा एरिया नहीं है, चाहे वो सपोर्ट हो चाहे रेजिस्टेंस हो, तो उसका उतना ज्यादा अहमियत नहीं होती है, जैसा मेरा जो अनुभव रहा है ट्रेडिंग में या फिर इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि ब्लॉक डील वो जैसे हम आप ट्रेड कर रहे हैं एक प्राइस पर, कोई लेने को तैयार है खरीदने को, वो बिल्कुल उसी प्रकार एक ऐसी डील जो कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, कहने का मतलब ये नॉर्मल अपने हमारे कंप्यूटर लैपटॉप जहां ऑर्डर पंच करते हैं वहां ना होकर के ये जो होती है, ये आपका अलग से होती है, एक अलग ट्रेडिंग विंडो कहा जाता है। जैसे कि NSE BSE कहते हैं कि एक अलग ट्रेडिंग विंडो होता है, दो पार्टीज वहां पर एक प्राइस पे डील कर लेते हैं, जिससे कि प्राइस इफेक्ट भी नहीं होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए उतनी बड़ी डील नॉर्मल ट्रेडिंग में हो जाए एक ही बार में, तो वहां इफेक्ट हो सकता है, प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये डील अलग से थोड़ी होती है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ब्लॉक डील की अहमियत बड़े सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन के आसपास हो तो ज्यादा होती है। ऐसे इसका कोई नियम नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं है, ये सिर्फ मेरा पर्सनल अनुभव है। तो दोस्तों, अब जो आज का एक्शन वहां पर हमें एक चीज देखनी होगी कि आज फिर से अपर सर्किट लग गया है। अभी NSE पर भाव वो तकरीबन वो 38.30 के आसपास है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं ये बताना जरूरी होता है। तो 38.30 के आसपास अभी वो भाव आ चुका है। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो आज है वो तकरीबन 2-2.5 लाख के आसपास अभी इस वक्त है जब मैं वीडियो बना रहा हूं।
वॉल्यूम तगड़े नहीं हैं, लेकिन एक चीज जरूर ठीक दिख रही है कि यहां पर जो है ऑर्डर, अगर आप बाई ऑर्डर्स देखिएगा तो इस वक्त मेरे ख्याल से 1 करोड़ से ज्यादा के, तो ये अच्छा संकेत है अभी देखा जाए। लेकिन जो है वॉल्यूम कम है। और आप लोगों ने एक सवाल भी पूछा था वॉल्यूम्स के बारे में कि सर आपने कल कहा कि वॉल्यूम कम है, अब की वॉल्यूम तो 5 से 6 मिलियन के आसपास यानी 50 to 60 लाख के आसपास थे। एनएससी की बात मैं कर रहा हूं, तो क्या जो है ये वॉल्यूम कम आपने क्यों कहा? देखिए दोस्तों, हर चीज लाइफ में जो है कंपैरेटिवली देखी जाती है। अगर हम इस चीज को देख रहे हैं तो इसको इस चीज से कंपेयर करेंगे, तो वॉल्यूम जो है रिजल्ट के बाद अधिक होते हैं, उतने वॉल्यूम नहीं हुए। रिजल्ट्स के बाद अक्सर जो है बड़े वॉल्यूम होते हैं नॉर्मल से ज्यादा, तो वो बड़े वॉल्यूम वहां पर नहीं दिखे। इसलिए जो है मैंने कहा कि वॉल्यूम जो है उतनी अधिक नहीं थी जितनी और शेयर्स में होती हैं रिजल्ट्स के बाद। तो इस चीज का आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कंपैरेटिवली हमने बात की थी, तुलनात्मक रूप से बात की थी। तो दोस्तों आज जो है ये चर्चा तो हो गई, अब एनालिसिस पार्ट पे जाते हैं। यहां पर आपको पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं हर बार की तरह, क्योंकि काफी नए लोग आते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के 90% टूल और इंडिकेटर्स जो हैं वो सर्किट स्टॉक्स में काम नहीं करते हैं। फिर भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने का प्रयास करते हैं 3 चीजों का उपयोग करके, कि हम देखते हैं कि भाई वॉल्यूम कहाँ है, कहाँ प्राइस एक्शन हुआ है, और तीसरा जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल कहाँ आसपास पड़ रहा है। और ये काफी कारगर होता है ऐसा मैंने देखा है। तो चलिए दोस्तों, लेवल्स आपको याद हैं। हमारा जो सपोर्ट था जहां से बाउंस आया है, जो 26, 28, 26, 28 का जो सपोर्ट था, और हमने उसी समय चर्चा की थी जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो 40, 45 के आसपास है। ये जो है ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का अर्थ आपको पता ही है, अवरोध, यानी वो एरिया जहां सेलर्स आ सकते हैं, बेचने वाले आ सकते हैं। तो कौन सा है वो एरिया? 40-45 का जो जोन है ये रेजिस्टेंस जोन है। ये बिल्कुल उसी तरह इंपॉर्टेंट है जैसे कि 26-28 का सपोर्ट था, 26-28 का सपोर्ट जैसे इंपॉर्टेंट था, ये 40-45 का रेजिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है। बहुत गजब के वॉल्यूम हुए थे, आप लोगों को पता है ये चीज मैं कई बार रिपीट भी करता हूं क्योंकि काफी नए लोग भी आते हैं। तो यहां पर 40-45 के आसपास 12 करोड़ के एक दिन वॉल्यूम हुए थे, वो सबसे अधिक वॉल्यूम है अभी तक इस शेयर में, यानी यहां पर कुछ बड़ा एक्शन हुआ था। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल अगर टूटेगा तभी जो है सारे लोगों को प्रॉफिट हो जाएगा जिन्होंने भी 55, 60 या 50 के आसपास लिया है। ये लेवल अगर नहीं निकलता है तो फिर दिक्कतें हो सकती है। ये है बहुत बड़ा लेवल, याद रखिएगा 40-45 का रेजिस्टेंस जोन। और ये मैंने आज नहीं, ये तकरीबन 15-20 दिन पहले जब हमने सपोर्ट से बाउंस की बात की थी, आप लोगों ने पूछा सर कहां तक जा सकता है, तो मैंने कहा था एक छोटा सा स्टेशन जो है यहाँ हल्का सा ब्रेक लगेगा, गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकेगी, वो 35-37 का रेजिस्टेंस हल्का सा है। आपने देखा वहां रिजल्ट से एक दिन पहले हल्का सा गाड़ी रुकी, लेकिन अब वो बड़ा लेवल जिसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की 40-45 का रेजिस्टेंस लेवल टेक्निकली जो है ये बड़ा लेवल है, ये निकल जाता है तो तकरीबन हर किसी के अच्छे दिन आ जाएंगे इस शेयर में। तो इस चीज का आप जो है ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा लेवल है, हम करीब इसके आने ही वाले हैं, बहुत 2-3 दिन में हम करीब पहुंच जाएंगे इसके। तो देखना होगा क्या होता है वहां पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अब जो है दोस्तों आपका जो पसंदीदा सेगमेंट है वहां काफी सवाल आपने पूछे हैं। तो आपका जो पहला सवाल है आइडिया के बारे में। देखिए आइडिया का शेयर मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि फंडामेंटली तो ये कंपनी बड़ी वीक है, इनके ऊपर काफी कर्ज है, बट एक चीज उम्मीद की किरण यही है कि अगर इन्हें फंड मिल जाते हैं, कोई बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या कोई जो है बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दे, तो इनके कर्ज में जो है यहाँ पर इन्हें राहत मिल सकती है, कंपनी डूबने से बच सकती है। तो ये कंपनी के फंडामेंटल्स देखा जाए तो ना ईपीएस निकाला जा सकता है, ना ही पी रेशियो। ये अलग बात है कि टेलीकॉम सेक्टर जो इंप्रूव किया है लॉकडाउन से इन्हें फायदा हुआ है, इनके आरपूज एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़े हैं, तो ये चीज सही है। लेकिन इनके ऊपर इतना कर्ज है कि इन्हें सबसे इंपॉर्टेंट तो एक ही चीज है कि फंड मिल जाए। लेकिन टेक्निकल लेवल्स जिसका हमें ध्यान रखना होता है, वो टेक्निकल लेवल यहाँ पर जो है जो ट्रेडर हैं बिल्कुल शॉर्ट टर्म के, वो 7.5 से 8 का सपोर्ट जोन है। आइडिया का शेयर 7.5, 8
दिस इज अ शॉर्ट टर्म सपोर्ट, ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, ट्रेडर वाला सपोर्ट है, इसके टूटने की भी संभावना रहती है। जो बड़ा सपोर्ट है वो 5.5 से 6 के बीच में है, वो एक बड़ा सपोर्ट है, वो थोड़ा मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स या थोड़े 2-3 महीने के प्लेयर्स के लिए ठीक रहेगा, वो सपोर्ट है 5.5 से 6। एक चीज आपको बताना चाहूंगा, इस तरीके के जो न्यूज बेस्ड शेयर हैं वहां वही लोग ट्रेड और इन्वेस्ट करें जो रिस्क ले सकते हैं, जो जोखिम ले सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के शेयर्स में जोखिम है। तो आपको ये चीज ध्यान देना होगा, जो जोखिम नहीं लेना चाहते हैं वो छोड़ सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा जो शेयर है यस बैंक। देखिए यस बैंक के बारे में मैंने पहले भी चर्चा की है, मैंने भी लिया यस बैंक, तकरीबन का नीचे के भाव में भी जो गिरा था। यहां पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यस बैंक में आपको जो है, आप टेक्निकल एनालिसिस छोड़िए, आप एक सिर्फ साइकोलॉजिकल एनालिसिस देखिए, आप लोगों की मानसिकता को देखिए। 12-13 के आसपास जो है एफपीओ आया था यस बैंक का। तो यस बैंक में जब ये 12-13 का जो रेंज है ये निकल जाए, यानी 12-13 का जो रेंज है, जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, अगर ये निकल जाए तो ये 16 तक जा सकता है, 16 तक जा सकता है। लेकिन यस बैंक टेक्निकली कमजोर स्टॉक है मेरे पोर्टफोलियो में, इसका मतलब ये नहीं मैं अच्छा बोलूंगा, टेक्निकली कमजोर स्टॉक है। तो अगर 11 का सपोर्ट टूट जाए, सपोर्ट क्या है 11 के आसपास, अगर 11 का सपोर्ट क्लोजिंग बेसिस पे टूट जाए, यानी उसके ऊपर बंद हो जाए। देखिए सपोर्ट टूटने का मतलब ये नहीं होता है कि 5 मिनट के लिए टूट गया, कहने का मतलब उसके नीचे बंद हो जाए, 1-2 दिन बंद हो जाए, तब फिर ये कहां तक जा सकता है, 8.5 के आसपास तक जा सकता है। वहां मैं एवरेज करने के बारे में भी विचार करूंगा, वहां हम रिव्यू करेंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब जो अगला स्टॉक है वो जो है फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर कंज्यूमर के बारे में। देखिए आपको पता है फंडामेंटली और टेक्निकली जो है, मैं फंडामेंटली तो मैं इन दोनों स्टॉक्स को ट्रैक करना मैंने छोड़ दिया है तकरीबन 1 साल से। इतना पता है कि इनके ऊपर काफी ज्यादा कर्ज है, इस कारण इतनी क्यों बड़ी गिरावट हुई है, क्योंकि स्टॉक्स इतने भयंकर तभी गिरते हैं कुछ जब बात रहती है, जैसे बैंक तब गिरते हैं जब बहुत एनपीए बढ़ जाता है, जो खराब लोन्स जो लोन दिए वापस नहीं आए, और स्टॉक तब गिरते हैं जब कर्ज बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, या तो बिजनेस ही जो है खतरे में आ जाता है। इनके ऊपर काफी ज्यादा कर्ज है, तो यहाँ पर कुछ डील की बात हो रही है, तो डील अब देखिए अगर होती है तो फिर इनके लिए अच्छा होगा। लेकिन अब जो लेवल्स आप बात कर रहे हैं, जो फ्यूचर रिटेल है वो स्टॉक जो 100 के आसपास चलता है उसके बारे में बोल रहा हूँ, वो 75-80 के आसपास एक सपोर्ट है। और जो दूसरा स्टॉक है शायद फ्यूचर कंज्यूमर, उसका जो सपोर्ट है वो तकरीबन 9.5 के आसपास है, 9.5। तो फ्यूचर कंज्यूमर जो छोटा स्टॉक है उसका सपोर्ट 9.5-10, 9.5 से 10 के आसपास है। फ्यूचर रिटेल का सपोर्ट 75-80, अगर इसके ऊपर रहता है तो आप मान लीजिए डील हो जाएगी, क्योंकि मार्केट जो है, ट्रेडर्स जो है वो चार्ट देखकर वो सारी थ्योरी निकाल लेते हैं। तो ये अगर डील हो गई तो ये इसके ऊपर हमेशा रहेगा, इसके नीचे जाता है यानी डील नहीं होगी और फिर दिक्कत हो सकती है। ये भी वैसा स्टॉक है जहां रिस्क लेने वाले लोग ही काम करें, ट्रेड और इन्वेस्ट करें, चाहे वो फ्यूचर कंज्यूमर हो चाहे आइडिया हो। ये रिस्क लेने वालों के लिए ही है, जो कंजर्वेटिव है, जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जो मेरे जैसे लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं थोड़ा हम कम रिस्क लेंगे, तो अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा दिक्कत होता है यहाँ पर। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ध्यान में रख के रिस्क ले सकते हैं। अब अगला जो स्टॉक है जेपी पावर, देखिए मैं इसे ट्रैक कर रहा तो मैंने पता नहीं 2-3 साल से छोड़ दिया है, क्योंकि ये फंडामेंटली बहुत ही खराब हालत है इनके जैसा। अब चार्ट भी देख लीजिए, बहुत ही खराब चार्ट है। बट एक चीज है, आजकल सारे पेनी स्टॉक्स भाग रहे हैं तो ये भी भाग रहा है उस बीच में। तो एक चीज मैं बता दूं जेपी पावर के बारे में, टेक्निकली 1.8 के आसपास कुछ सपोर्ट दिख रहा है, 1.8 सपोर्ट है जेपी पावर का। लेकिन एक चीज बता दूं, ये जितने भी वीक स्टॉक्स होते हैं फंडामेंटली और टेक्निकली, अक्सर ये सपोर्ट तोड़ भी देते हैं, तो इनके सपोर्ट रेजिस्टेंस में थोड़ा भरोसा नहीं होता है। तो ये डिस्क्लेमर देना पड़ेगा आपको, ये चीज समझनी पड़ेगी कि यहाँ रिस्क होता है बोलने में कि सपोर्ट टूट भी जाता है अक्सर, जो कमजोर स्टॉक्स होते हैं फंडामेंटली। अब अगला जो स्टॉक है हैथवे केबल, देखिए इसे भी जो है मैं फंडामेंटली ट्रैक अभी नहीं कर रहा हूँ। सपोर्ट एकदम शॉर्ट टर्म है, जो कल परसों का लो है जहां से घूमा है 36, एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडर वाला सपोर्ट। और लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो है हैथवे केबल के लिए वो 32-33 के आसपास है। फंडामेंटली मैं इसे भी ट्रैक नहीं करता क्योंकि लिमिटेशन है, अब मैं 300 के आसपास ही स्टॉक्स को ट्रैक करता हूँ, ओनली 300। टोटल 6000 स्टॉक्स हैं अगर आप देखें मार्केट में, इसमें 90% तो बेकार ही हैं, यानी 5400 शेयर्स बिल्कुल फालतू के हैं, कोई काम का नहीं है। सिर्फ 600 शेयर्स जो ऐसे हैं जहां फिर ढंग से ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जो भी है वो होती है, और मैं आधे को ट्रैक करता हूं, आधे को ट्रैक नहीं करता।
अब जो है डॉक्टर लाल पैथला के बारे में पूछा, देखिए फंडामेंटली गजब की कंपनी है, जिस सेक्टर में वहाँ ग्रोथ है, टेक्निकली भी बहुत अच्छा स्टॉक है। इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट का एक तरीका होता है कि जब भी ये अपने टॉप से 10-15% गिरे, थोड़ा ले लेते हैं इन्वेस्टर, फिर और अगर गिर जाए मान लीजिए एवरेज कर लेते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, किसी भी स्टॉक में 5% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। पहली बार में 3% और अगली बार में 1-1.5% यानी टोटल 5-6% पे रोक देना है। अब अगला जो है ओएनजीसी का स्टॉक है, देखिए ये पब्लिक सेक्टर यूनिट यानी सरकारी कंपनी है। एक चीज है, मार्केट सरकारी कंपनी को कभी भी हाईली रेट नहीं करता है, तो ये ट्रेडर्स के स्टॉक होते हैं, यहाँ पर ट्रेडर्स एक्टिव रहते हैं। इन्वेस्टर्स के इसने पैसे नहीं बनाए, ना 1 साल में, ना 2 साल में, ना 3 साल में, ना 5 साल में, ना 10 साल में, बिल्कुल नहीं बनाए। तो यहाँ ट्रेडर्स एक्टिव रहते हैं। मैं तो कभी गवर्नमेंट ओन कंपनीज में इन्वेस्ट करता ही नहीं हूँ, 2-3 को छोड़ दिया जाए, आईआरसीटीसी और 1-2 है, बाकी गवर्नमेंट ओन कंपनीज में सिर्फ ट्रेडिंग की जाती है, वो भी बहुत ध्यान से, क्योंकि फंसने की बड़ी संभावना रहती है। एक अच्छी चीज इनकी जरूर है कि डिविडेंड यील्ड अच्छा देते हैं, जैसा मुझे याद है ये भी, और एचपीबीपी जो एचपीसीएल बीपीसीएल है, ये भी एक बहुत बड़ा गजब का डिविडेंड देते थे, 5-10% के आसपास कुछ, तो डिविडेंड अच्छा देते हैं। अभी देख लीजिएगा डिविडेंड दे रहे हैं या नहीं, क्योंकि काफी लोगों को लॉस भी हुआ है, ऑयल मार्केट जो क्रैश हुआ था, तो डिविडेंड ये अच्छा देते हैं जब इन्हें प्रॉफिट होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट मार्केट जो है वो गवर्नमेंट ओन कंपनीज को ज्यादा जो है वैल्यू नहीं देता है, वो क्योंकि पॉलिसीज चेंज होते रहती है, तो स्टॉक प्राइसेस कहीं ना कहीं दिक्कत में ही रहते हैं। फिर भी जो सपोर्ट एरिया है वो तकरीबन 65 के आसपास है, तो सपोर्ट बच जाता है तो अच्छी बात है, 100+ भी आ सकता है। लेकिन यहाँ भी जो है, यहाँ ये नहीं बोला जाएगा कि बिल्कुल कंजर्वेटिव, यहाँ पर आप मीडियम रिस्क लेने वाले जो ट्रेडर और इन्वेस्टर है वो भी देख सकते हैं, जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा ज्यादा नहीं, वो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दे सकते हो। ओएनजीसी उतना बुरा स्टॉक भी नहीं है, स्टॉक अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस तरीके के स्टॉक में आपको एंट्री एग्जिट सही है, ये थोड़ा ट्रेडर टाइप का स्टॉक है, ऐसे वैल्यूएशन वाइज बड़ा सस्ता है। तो अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज आई तो भागेगा जरूर, खाली सपोर्ट बचा ले, 65 आसपास कुछ एक सपोर्ट है, वहां पर आप रिव्यू कर सकते हैं। अब जो है आपका जो नेक्स्ट स्टॉक है रुचि सोया, इसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया था कि 550 के आसपास कुछ सपोर्ट दिख रहा है, वहां से घूमेगा, और आज जहां मैं वीडियो बना रहा हूं मैंने देखा नीचे खुल के ये घुमा भी है, तो इसी एरिया को आप फिर से सपोर्ट मान लीजिएगा, क्योंकि ये पहला भी सपोर्ट था, और दूसरी बात है यहाँ से घुमा भी है, तो पैनिक लो भी लगेगा। लेकिन ये भी थोड़ा रिस्की स्टॉक है, तो थोड़ा जोखिम लेने वाले लोग ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब अगला जो है उज्जीवन बैंक, देखिए उज्जीवन बैंक जो है ये पहले उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल से इनके होल्डिंग कंपनी भी बन गई है, पहले वैसे था तो मैं बड़ा ट्रेड करता था इसको, अच्छा स्टॉक था वहां पर। अभी क्या हुआ है, सारे बैंकिंग स्टॉक जो है वो दिक्कत में है, इतना आप याद रखिए, जितने भी बैंकिंग स्टॉक है सब दिक्कत में है। क्यों दिक्कत में, आपको पता है ये चीज, कोविड के कारण जो है, लॉकडाउन जो हुआ उसके कारण काफी लोगों के जॉब लॉसेस हुए हैं, बिजनेसेस को लॉस हुआ है, इस कारण काफी लोन खराब होगा, एनपीए हो जाएगा, उस कारण बैंकों को नुकसान होगा, तो तकरीबन सारे बैंकों को नुकसान होगा, किसी को कम किसी को ज्यादा, इसीलिए मार्केट जो है वो बैंकों के प्रति थोड़ा सतर्क है। तो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसे अच्छा बैंक है, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है, यहाँ पर जो है ये काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी है इनका जो ब्रांच भी जो है हर स्टेट में मैंने देखा है, कुछ ब्रांच इधर कुछ ब्रांच इधर, कहने का मतलब ये एक स्टेट पर डिपेंडेंट नहीं है, जो कि अच्छी बात होती है। तो ये काफी फैले हुए हैं, ये अच्छी बात है। यहाँ पर लेवल्स जो है वो शॉर्ट टर्म सपोर्ट 30 के आसपास है, शॉर्ट टर्म सपोर्ट जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 30 के आसपास। एक चीज बता दूं, थोड़ा सा बैंकिंग स्टॉक जो है अभी आज तो ऊपर चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सतर्क रह के बैंकिंग स्टॉक में काम कीजिए, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक में हो सकता है गिरावट हो सकती है। ये जो मैंने आपको बताया कि इनके जो लोन है वो खराब हो सकते हैं, एनपीए बढ़ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो सपोर्ट टूटने की भी संभावना हो सकती है, और बैंक स्टॉक्स लेना भी है तो कम से कम 6-7 बैंक का स्टॉक लीजिए, एक को कभी मत लीजिए। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में मैंने पहले भी डिस्कशन की थी, मेरे पास भी है, और ये जो स्टॉक है फंडामेंटली ठीक है, मैनेजमेंट काफी अच्छा है, टेक्निकली एवरेज है, बस हर बैंक स्टॉक की तरह इसमें भी वही दिक्कत है, लॉकडाउन के कारण जो है कहीं ना कहीं लोन तो खराब होंगे, और उस कारण जो है संकट हो सकता है। अब उस संकट से जो निकलने के लिए इनके पास है एसेट्स हैं, इनके पास काफी एसेट्स है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है, काफी जो है ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है, तो इनके पास काफी एसेट्स हैं जिससे ये, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, तो इनके पास एसेट्स हैं जिससे ये काम चला सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि बैंकिंग स्टॉक में फिर से बता रहा हूं, प्रेशर उन पे हमेशा रहेगा अगले 2-3 महीने तक, जब ऊपर जाएंगे सेलर आएगा, क्योंकि रीजन आपको पता है। लेकिन अगर आईसीआईसीआई बैंक 300 के आसपास मिले, 285-90, तो मैं भी एक बार एवरेज करने के बारे में जरूर विचार
करूंगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सवालों के जवाब जो अगले वीडियो में दिए जाएं टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के द्वारा, तो आप जो है लिख सकते हैं कमेंट में। तो ठीक है दोस्तों, लाइक करके सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन में ऑल क्लिक कर दीजिएगा। और डिस्क्लेमर आपको पता है कि कृपया जो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करके कोई भी फैसले लें, क्योंकि मार्केट में अनेक प्रकार की जोखिम है। धन्यवाद।